विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के आर्थिक विकास के आंकड़े 10 साल पहले आई विश्वव्यापी मंदी के बाद सबसे खराब है। बीबीसी के चीन संवाददाता रॉबिन ब्रांट प्रेडिक्शन उन्होंने ये किया चाइना के हवाले से कि जो चाइना है वो एक तो ये कि रेड से पीला हो जाएगा, यानी उसका रंग फीका पड़ जाएगा, कुछ इस तरह की बात मुझे नजर आई। और कुछ ऐसा होता है तो चाइना जो है वो कहता है कि नहीं, बिलबिला उठता है चाइना कि उसको पता है कि इंडिया के साथ कितनी बड़ी मार्केट। तो अगर मैं ये सारी चीज को देखूं इन होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये चक्रव्यूह है। चाइना अपने चक्रव्यूह में खुद फंसता जा रहा है। अब हमें क्या क्यों एडमिट किया कि उनकी इकोनॉमी डाउन हो रही है और कितना बड़ा इम्पैक्ट है ये चाइनीज के लिए। रोहित भाई, पहली बात यह है कि चाइना में आज तक आपने कभी भी इनके प्रेसिडेंट को सुना नहीं होगा कभी भी एडमिट करते हुए कि हमारे यहाँ पर कोई भी चीज। प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस की 2024 के लिए चीन के संबंध में एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी आई है, जिसमें यह बताया गया है कि चीन लाल से पीला हो जाएगा, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी का रंग चीन का लाल है वह पीला हो जाएगा और चीन टूट जाएगा। चीन की आर्थिक अवस्था, आंतरिक विवाद और साथ ही पूरी दुनिया से जो चीन पंगा ले रहा है उससे यह साफ दृष्टिगोचर होता अब दिखने भी लगा है। आगे की कहानी सुनते। तो जनाब, नॉस्ट्रेडेमस की कुछ जो प्रेडिक्शंस हैं 2024 के मुतालिक, उसमें 3 प्रेडिक्शन उन्होंने ये किया चाइना के हवाले से कि जो चाइना है वो एक तो ये कि रेड से पीला हो जाएगा, यानी उसका रंग फीका पड़ जाएगा, कुछ इस तरह की बात मुझे नजर आई, फ्रॉम रेड टू येलो। लेकिन उसमें ये बात भी की गई है कि कोई नेवल बैटल हो सकती है। और ये देखें, ये जो बैटल है, अगर समंदरों और उसकी बात की जा रही है सीज की, तो उसमें तो ये भी कहा गया कि हो सकता है कि अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात कशीदा हो जाए और ये जो जंग है वो उस तरफ जो है। लेकिन इसमें चाइना के लिए उनकी अच्छी प्रेडिक्शन नहीं है, ये खबर है, ये बताया। और कुछ ऐसा होता है तो चाइना जो है वो कहता है कि नहीं, बिलबिला उठता है चाइना कि उसको पता है कि इंडिया के साथ कितनी बड़ी मार्केट है और मेरे उस पर ट्रेड में फर्क आया तो क्या होना है, ये तो लुटे जाना है हमने। तो यही वजह है कि वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जनाब, बस ये है, दुनिया में जो चलन है आगे बढ़ने के वो यही है। और आप उसी वक्त स्ट्रांग होते हैं, किसी को कुछ कह सकते हैं और किसी से कोई बात मनवा सकते हैं, किसी को धड़ल्ले से कह सकते हैं तुम ये कर रहे हो, जिस वक्त आप स्ट्रांग हो। तो ये है राइजिंग इंडिया, जो कि हमें हर डेली बेसिस पे हमें नजर आती हैं, ऐसी खबरें हम आपके सामने लाते हैं। और उनका जो प्लान है 2047 तक वो उन्होंने करके आपको दिखाना, मैं पहले कह चुकी हूँ, उन्होंने सारा कुछ कर देना है। 2023 में जब वो एंटर हुए हैं तो मैंने आपको ये बताया है कि वो कैसे एंटर हुए हैं। वो अपना स्पेस मिशन भेजकर 2023 में एंटर हुए हैं। पूरी दुनिया में आपको कोई ऐसा कंट्री नजर आ रहा है कि जिसने 2024 को वेलकम किया हो एक इतने बड़े स्पेस मिशन के साथ? इंडिया ने किया, 2024 को वेलकम किया है अपने स्पेस मिशन के साथ। ब्लैक 5 बैंक होते तब क्या होगा। और चाइनीज क्या कर रहे? चाइनीज में कल देख रहा था, इन्होंने दबा के युआन खरीदना शुरू कर दिया मार्केट से। दे आर लिक्विडेटिंग डॉलर रिजर्व्स एंड ट्राइंग टू बाय युआन, ताकि युआन गिरे। क्योंकि अगर युआन गिर गया टू डॉलर तो मतलब डिजास्टर विल बी वेरी नियर। अब फॉरगेट युआन बिकमिंग डिजिटल, जो शी जिनपिंग का प्लान था, युआन डिजिटल बनेगा और डॉलर को रिप्लेस करेगा। तो युआन को बचाने में लगे हैं डॉलर लगा। एक और इंटरेस्टिंग खबर आई श्री सर, चाइना के जो ट्रेजरी रिजर्व्स हैं 2013 से आज तक, मतलब आज 23 में, दे आर $500 बिलियन लेस, $500 बिलियन लेस। अब चाइना के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना, ये परमात्मा ही जानता, हमें कोई आइडिया नहीं इसका। तो मतलब देयर इज नथिंग अबाउट चाइना यू कैन बी श्योर अबाउट। ये तो हम बिट्स पीसेस में इधर उधर से इंफॉर्मेशन आती है, कुछ सोर्सेज से आती है, तो हम कोलेट करते हैं। तो अब देखिए ये परिस्थिति, अगर मैं ये 500 बिलियन और डालूं तो हो गया 1.5 ट्रिलियन। अभी आपको पता है चाइना एयरवेज की क्या हालत है, रेलवेज की हालत क्या है, रियल एस्टेट का है, फैक्ट्री आउटपुट, पीएमआई, फैक्ट्री इंडेक्स, सब पे हम बात कर चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में जो रिपल्स आएंगे वो यूएस में आएंगे, वो आपके मिडिल ईस्ट में आएंगे, वो आपका साउथ ईस्ट एशिया में आएगा। एक प्रभु की अनुकंपा है कि भारत के बैंकिंग सिस्टम इज नॉट लिंक्ड टू चाइना इन एनी वे व्हाटसोएवर। भारत का बहुत ज्यादा एक्सपोजर चाइना पे। क्यों एडमिट किया कि उनकी इकोनॉमी डाउन हो रही है और
कितना बड़ा इम्पैक्ट है ये चाइनीज के लिए? रोहित भाई, पहली बात यह है कि चाइना में आज तक आपने कभी भी इनके प्रेसिडेंट को सुना नहीं होगा कभी भी एडमिट करते हुए कि हमारे यहाँ पर कोई भी चीज। इन्होंने एडमिट किया कि भाई दो चीजें हैं, हमारे यहाँ पर जो बिजनेस है वो स्ट्रगल कर रहा है, जॉब्स जो है वो लोगों को डिफिकल्टी आ रही है जॉब्स ढूंढने में। ये उन्होंने न्यू ईयर के मौके के ऊपर उन्होंने ये स्पीच पे दो चीजें एडमिट करी। ये बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है चाइना के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी गलत हो सही हो कभी एडमिट किया ही नहीं जाता। सही भी एडमिट नहीं करते, गलत को तो भूल ही जाओ। अब ये चीज है, उन्होंने साथ में एक चीज और बोली कि यस, ये जो दो चीजें हैं, बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं और जॉब जो है वो ढूंढनी लोगों को मुश्किल हो रही है। ये मेरे दिमाग के बिल्कुल फ्रंट में ये इमेज है। चीन के बारे में बड़ी कम खबरें दुनिया को देखने को मिलती है, लेकिन जो भी खबरें धीरे धीरे छनकर चीन से बाहर आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि चीन के वर्तमान प्रीमियर शी जिनपिंग के खिलाफ अब धीरे धीरे विरोध चरम पर पहुंच रहा है। एक तरफ तो चीन की आर्थिक व्यवस्था चरमराने लगी है, बैंक दिवालिया होने के कगार पर हैं, वहां का रियल एस्टेट जिसमें बैंकों का सबसे ज़्यादा पैसा लगा था ठप पड़ गया है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग इतना ज़्यादा कैपेसिटी चीन ने विकसित कर लिया था, लेकिन चीनी माल के दूसरे दुनिया के देशों में अब मंदी होने के कारण अब खपत नहीं हो रही है। खपत होने के चलते चीन कम मार्जिन में भी अपने बनाए गए सामानों को बाहर भेज देता था, लेकिन अब वह भी संभव नहीं हो पा रहा है। दूसरा, चीन से दुनिया के दूसरे देशों से मतभेद बढ़ रहे हैं, इसलिए चीन जो सप्लाई चेन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बना हुआ था, अब धीरे धीरे उससे निर्भरता दुनिया की घट रही है और चीन प्लस वन का विकल्प देखा जा रहा है, जिसमें भारत सबसे सामने आया है। हालांकि चीन से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हट रहा है वह वियतनाम, ताइवान और भारत तीनों में आ रहा है और कुछ इधर उधर भी जा रहे हैं, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था चाहे वियतनाम जाए या भारत आए, चीन की अर्थव्यवस्था पर वह बुरा प्रभाव डाल ही रहे हैं। साथ ही चीन दुनिया के सारे देशों से किसी न किसी रूप में पंगा ले रखा है। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग चीन के लिए एक ऐसा अपशकुन की तरह सामने आए हैं कि अब चीन से किसी दुनिया के देश से बनती ही नहीं है। चीन इन्होंने आकर अपने सामानों को दुनिया के दूसरे देशों में बेचने के लिए वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम के तहत दुनिया के गरीब देशों को खासकर अर्थ अपने कर्ज के जाल में फंसाया। अब स्थिति यह हो गई है कि कर्ज इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर दिया गया कि वे देश अब लौटाने की स्थिति में नहीं है और चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के नाम पर जो दूसरे देशों में पैसा लगाया उससे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो अगर रिटर्न नहीं मिलेगा तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई देश कमाई नहीं करेगा, तो आखिर चीन का कर्जा कैसे लौटाएगा। चीन ने 10 साल से 20 साल तक के अवधि के लिए कर्ज दिया था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार 0 से 1.5% तक कर्ज का रेट होता है जब एक देश दूसरे देशों को कर्ज देता है, लेकिन चीन ने 4 से 5% और जो रोल ओवर कराता है यानी समय अवधि के अंदर जो देश कर्ज लौटा नहीं पाता है उस पर उसने 10 से 12% तक कर्जा लाद दिया है। जो हाल श्रीलंका के हुई और फिर पाकिस्तान की जो होने जा रही है, यह हमारे पड़ोस में ही स्पष्ट है कि चीन किस तरह कर्ज के जाल में फंसाता है। यहाँ तक कि जो निर्माण कार्य के लिए चीन दूसरे देशों को कर्जा देता है, चीन खुद ही प्रोजेक्ट बनाता है और जितना प्रोजेक्ट की लागत है उससे दोगुना और तिगुना उसकी लागत दिखाता है। और दूसरे देश चूंकि उनको अब चीन से कर्जा लेना होता है, बोल नहीं पाते हैं और चीन के अपेक्षाकृत छोटे हैं। साथ ही वहाँ पर मजदूर जितने भी सामान हैं सब चीन अपने यहाँ से ले जाता है, उस देश को कुछ पता ही नहीं चलता है और चीन उसको चूना लगा देता है और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करता है। जब तक उन देशों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बैठेगी, फिर प्रोडक्शन नहीं होगा, तो यह कर्जा तो अटक कर ही रह जाएगा। और यही कारण है कि शी जिनपिंग की जो वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम था वह फेल होता जा रहा है, जो चीन के आर्थिक प्रगति पर आर्थिक बल पे बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचाया है। और इसी तरह चीन रसिया के साथ मिलकर
यूक्रेन में अमेरिका का विरोध कर रहा है, ताइवान के लिए भी साजिश कर रहा है। फिर उसी तरह हमास युद्ध में, इजराइल में हमास युद्ध में वह अब सऊदी अरबिया और यूएई के साथ मिलकर एक गठजोड़ बनाना चाहता है। लेकिन ये लोग तो देश साथ में नहीं आए, लेकिन हमास को भीतर से मदद कर रहा है। तो चीन की जो आर्थिक स्थिति है, लगता है कि धीरे धीरे डामाडोल होते जा रही है। और चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे फिलीपींस हो, वियतनाम हो या दूसरे ब्रुनेई हो, सबके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। भारत के साथ तो उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है ही। अभी तक चीन बचा हुआ यह था, इसलिए था कि वह अमेरिका के पीछे लगा हुआ था और पिछले 40 सालों में कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। एक बार एक युद्ध लड़ने की कोशिश वियतनाम से किया, लेकिन बुरी तरह परास्त हुआ। दूसरा युद्ध भारत से हालांकि 1962 में लड़ा था और उस समय चीन विजयी हुआ था, लेकिन वही कारनामा 2020 में जब चीन और बलशाली हो गया तो दोहराने की कोशिश की गलवान घाटी में। लेकिन भारत ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि चीन की अब कोई बोलती बंद है। अब दुनिया के देश चीन को धीरे धीरे समझने लगे हैं कि केवल यह झांसा देता है। जो देश झांसा में पड़ गए, डर गए, वह तो खामोश हो जाते हैं, लेकिन जिसने आंखों में आंख मिलाकर इससे टकराया, उससे चीन नहीं पंगा ले सकता। और आर्थिक स्थिति के साथ मिला जुला कर अगर देखा जाए तो नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी सत्य प्रतीत होती दिख रही है, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री, फिर चीन के डिफेंस मिनिस्टर, फिर चीन के कई सेना के अध्यक्ष, कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े नेता गायब होते जा रहे हैं। वहाँ के उद्योगपतियों को गायब किया जा रहा है। तो फिर इसका परिणाम तो चीन के विखंडन के रूप में आना ही था, और जो नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी से जिसकी पुष्टि भी होती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।